हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने मॉडर्न इंडिया के अगले एपिसोड में फिर हाजिर हूँ। और दोस्तों, हम लास्ट में मॉडर्न इंडिया में कहाँ तक कर चुके थे मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी हो समझने में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। 1907 में सूरत में कांग्रेस के दो भाग बन गए, मतलब कांग्रेस नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच पर टूट गई। और 1909 का जो अधिनियम आया, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, उसमें मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? वैसे तो मैं सीधा का सीधा 1914 से लेकर 1918 और 1919 के प्रथम विश्व युद्ध पर आ गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार पर आ गया था, ठीक है। तो बता देता हूँ इसी बीच में हुआ क्या था। इसी बीच में 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के सम्राट को इंडिया में इनवाइट किया गया था। और इसी के आधार पर हुआ यह है कि बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। पहला, बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था। दूसरा, भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली लाने की बात की गई थी, ठीक है। और सामान्यतः अन्य भी प्रयास किए गए जो इस दिशा में सकारात्मक थे, नो डाउट, ठीक है। यहाँ ये भी बता देता हूँ कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली लाने का प्रयास इसलिए हुआ था क्योंकि कलकत्ता भारत के, चूंकि उस तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में ही था, तो कलकत्ता जो था वो भारत के एक ईस्ट जैसे भाग में पड़ रहा था, और दिल्ली जो था वो भारत के मिडिल में पड़ता था। तो इसलिए दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, स्टार्ट करता हूँ। 1914 से लेकर वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, और वर्ल्ड वार में ब्रिटेन लड़ रहा है। ब्रिटेन ने पूरी ताकत लगा दी वर्ल्ड वार में, और ब्रिटेन ने जीतने के प्रयास किए, लेकिन ब्रिटेन की जो आर्मी थी वो कमजोर पड़ गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जनसंख्या ही इतनी नहीं है, तो आर्मी में भी लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ऐसे में ब्रिटेन को लड़ने के लिए कमांडो चाहिए। तो ब्रिटेन ने इस वक्त आर्मी की वैकेंसी निकाली, और जब आर्मी की वैकेंसी निकाली तो लोगों ने आर्मी ज्वाइन करने से मना कर दिया। इंडिया के लोगों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमें नौकरी की ज़रूरत थी तब तो अंग्रेज़ों ने हमें नौकरी दी नहीं, लेकिन आज जब, क्या कहते हैं, आज जब हम मरने के लिए ब्रिटेन को ज़रूरत है आर्मी की, कमांडो की, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा है, सैनिक चाहिए, तो इसलिए ब्रिटेन हमें भर्ती कर रहा है, तो इसलिए भारत के लोग जाते नहीं हैं। लेकिन 9 जनवरी 1915 को जब मोहनदास करमचंद गांधी, मीन्स जिन्हें अब महात्मा गांधी कहेंगे बाद में, जब भारत में आते हैं तो अंग्रेजों को लगा कि ये बंदा बहुत अच्छा बंदा है। इसने साउथ अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध एक आंदोलन किया था, और वो आंदोलन सफलतापूर्वक रहा है, मतलब अच्छा रहा है। तो क्यों ना गांधी से इस बारे में मदद ले ली जाए। तो इस वक्त अंग्रेज लोग गांधी के पास पहुंचते हैं और गांधी से मदद मांगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गांधी की नज़र में अभी अंग्रेज बहुत अच्छे लोग हैं। क्यों? क्योंकि गांधी की शिक्षा दीक्षा, एजुकेशन, और गांधी ने जो बैरिस्टर की डिग्री है सब के सब इंग्लैंड से ली है। तो गांधी की नज़र में अंग्रेज एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, मतलब सकारात्मक लोग हैं। तो ऐसे में जब अंग्रेज गांधी से मदद मांगने गए तो गांधी ने अंग्रेजों की अच्छी खासी मदद की, और गांधी ने भारतीयों को प्रेरित किया कि वो आर्मी ज्वाइन करें, और भारतीयों ने बढ़ चढ़कर आर्मी में भागीदारी दिखाई। इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी के सपोर्ट से आर्मी में लोग ज्वाइन करने लग गए, ठीक है। और अंग्रेजों ने वादा किया था गांधी से कि जब हम वर्ल्ड वार जीत जाएंगे तो भारत को आजाद करने का प्रयास करेंगे, भारतीय लोगों को अधिकार देंगे। अब क्या होता है, अब चलते हैं बीच में। इसी बीच क्या होता है, 1916, 17, 18 के आसपास गांधी 3 छोटे मोटे आंदोलन करते हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। और धीरे धीरे गांधी को अंग्रेजों की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि अंग्रेज जैसे हैं वैसे हैं, रियल में नहीं है। अंग्रेज देखने में कुछ और है और रियल में इनकी सच्चाई कुछ और है, मतलब अंदर इनके कड़वापन है। लेकिन यहां तक तो गांधी कुछ नहीं करते। अब होता क्या है, इधर 1918 के आसपास वर्ल्ड वार का दी एंड होता है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है। अंग्रेजों ने वादा किया था कि जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो वो भारतीयों को अधिकार देंगे, लेकिन इसी बीच एक गड़बड़ हुई। 1919 में अंग्रेज एक एक्ट लेकर आते हैं जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। इस रॉलेट एक्ट में क्या था,
इसमें कॉन्सेप्ट था कि यदि भारतीयों के ऊपर हमें डाउट होगा तो हम भारतीयों को डाउट के बेस पर गिरफ्तार कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे और उनको जेल में बंद कर देंगे, और जब तक जेल में रखेंगे जब तक हमारा मन करेगा। भारतीय बेल नहीं करा सकते, मतलब जमानत नहीं करा सकते, वकील नहीं कर सकते, और आप अनलिमिटेड टाइम तक जेल में रहेंगे। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने बहुतों को सिर्फ केवल शक के आधार पर जेल में डाल दिया। पहली घटना जो कहीं ना कहीं ये इंगित कर रही थी कि अंग्रेज अच्छे लोग नहीं है। दूसरा सेकंड पॉइंट, इसी बीच अंग्रेजों ने वादा किया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कि अगर हम जीत गए तो एक देश है जैसे टर्की, हिंदी में तुर्की कहते हैं, अगर हम जीत गए तो तुर्की को बांटेंगे नहीं, तुर्की को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन वर्ल्ड वॉर के जीतने के बाद अंग्रेजों ने तुर्की यानी टर्की को तोड़ दिया, 2-3-4 भाग टुकड़े कर दिए उसके। और था क्या, अब समझना यहां पर लाइन, मान लो ये टर्की, अंग्रेजों ने कहा था कि अगर हम जीत गए तो टर्की के साथ गलत नहीं करेंगे, और इस वक्त जो टर्की था उसका जो शासक था उसका नाम था कमाल पाशा। कमाल पाशा को भारतीय मुसलमानों में शिया और सुन्नी 2 वर्ग हैं। एक वर्ग कमाल पाशा को अपना धार्मिक गुरु मानता था, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने टर्की को तोड़ा, कमाल पाशा के शासन का अंत हो गया, कमाल पाशा का शासन खत्म हो गया। तो भारतीय मुस्लिम वर्ग में से एक वर्ग को की भावनाएं अत्यधिक मात्रा में आहत हुई, टूट गई। इसी को ध्यान में रखकर गांधी ने सोचा यही सही समय है कि मुस्लिमों की फीलिंग्स को जगाया जाए और हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाया जाए। इसी के कारण यहीं पर गांधी एक आंदोलन करते हैं जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, ताकि मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, मुस्लिमों को सपोर्ट लिया जा सके, उनकी सहानुभूति ली जा सके और साथ ही उन्हें समर्थन दिया जा सके। अब क्या था, इधर खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसी बीच एक घटना घटती है बहुत बड़ी। अब एक तरफ अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, एक तरफ भारतीयों को परेशान कर रहे हैं, एक तरफ भारतीयों के अधिकारों के हनन कर रहे हैं। इसी बीच गांधी बंबई में थे, उस टाइम पर बंबई, आज का बंबई में थे। गांधी ने सोचा इस प्रकार अंग्रेजों से मुझे बात करनी चाहिए, और गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। गांधी जी मुंबई से ट्रेन पकड़ते हैं। अब समझना ये घटना पूरी की पूरी, गांधी जी मुंबई से ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन चलती है। जब ट्रेन इधर से निकल जाती है मथुरा से होते हुए, तो पलवल रेलवे स्टेशन से 5-6-7 किलोमीटर पहले ट्रेन का लिंक खराब हो जाता है और रात के 3:30 बज रहे हैं। जब लिंक ट्रेन का जब खराब हो जाता है तो ट्रेन रुक जाती है और 2-3-4 घंटे खड़ी रहती है। और जब होता क्या, आपने देखा होगा स्टेशन पर जब आने वाली हो ट्रेन उससे पहले खराब हो जाए तो बहुत सारे लोग पानी की बोतलें, कोई कुछ बेचने आ जाते हैं। तो इसी बीच एक लड़का था जो सुबह 6-5 बजे का समय है, और उस लड़का के हाथ में कुछ अखबार हैं, अखबार बहुत छोटे छोटे से होते थे, अखबार है, वो अखबार लेकर चल रहा है और वो नीचे से आवाज़ लगाता जा रहा है, मतलब जो नीचे से पटरियों के पास से गुजर रहा है और बोलता जा रहा है, जलियांवाला चाराना, जलियांवाला चाराना, जलियांवाला चाराना, जलियांवाला चाराना। गांधी सीट के सहारे में कोने में बैठे थे। गांधी ने सोचा क्या, गांधी ने कहा बेटा अखबार देना, तो उसने कहा चाराने का है, तो गांधी ने पैसे दे दिए। गांधी ने जब पैसे दिए और अखबार पढ़ा तो गांधी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था, उसमें जो पूरी खबर थी वो ये थी कि जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में है, वहाँ पर जनरल डायर ने निहत्तों के ऊपर गोली चला दी। मतलब पूरी घटना आप लोग समझ गए होंगे, आपने सुना होगा इतिहास में। अब गांधी के निश्चित रूप से पूरे के पूरे दिमाग के तोते से उड़ गए कि ये क्या हो रहा है। गांधी दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली पहुँचते ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन था, उस टाइम पे नई दिल्ली था नहीं, और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अमृतसर के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। लेकिन अमृतसर में वहाँ मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लगा रखी थी, सेक्शन 144 लगा रखी थी, कर्फ्यू लगा रखा था। अतः गांधी को अमृतसर स्टेशन से उतरने ही नहीं दिया गया, गांधी पहुंच ही नहीं पाए। अब गांधी लौट के दिल्ली आते हैं, और लौट के जब दिल्ली आते हैं तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मिलने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मिलने का प्रयास करते हैं और चैम्सफोर्ड के पास जाके पहुंचते हैं ऑफिस में, और जो बंदा बाहर बैठा होता है उससे बोलते हैं साहब से मिलना है, गवर्नर जनरल साहब से मिलना है। तो वो कहता है आपका अपॉइंटमेंट है क्या?
वो कहते नहीं, तो आपका नंबर अभी 11 बज रहे हैं, आपका नंबर शाम के 3 बजे तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं अभी। तो गांधी ने कहा लिख लो मेरा नाम, मैं शाम के 3 बजे तक इंतजार करूंगा। लेकिन वो बंदा गांधी को पहचानता नहीं था। उसने कहा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। बंदा देखता रह गया, अच्छा, और नाम लिख लिया रजिस्टर पर। और अंदर जाता है थोड़ी देर बाद और बोलता है गवर्नर जनरल से, हिडन है ये, छुपा है कि क्या बोलता है। बाद में आके गांधी से बोलता है कि आपका नंबर करीब 4-5 बजे तक आएगा। 4-5 बज के गांधी वेट करते रहे। 4-5 बजे के आसपास गांधी ने पूछा बंदे से, क्या हुआ भैया, मेरा नंबर नहीं आया? तो वो बोलता है कि सॉरी मिस्टर गांधी, एक्चुअली आपको बताना भूल गया था कि गवर्नर जनरल साहब किसी ज़रूरी काम से चले गए हैं पीछे वाले गेट से। गांधी ने कहा आपने बताया नहीं मेरे को। उसने कहा मैं बताना भूल गया था, अब मैं कल आ जाऊँ? कल तो गवर्नर जनरल साहब छुट्टी पर हैं, कल नहीं आएंगे, आप परसों आ जाओ। अच्छा ठीक है, मेरा नाम लिख लेना, मैं परसों सुबह 10 बजे आऊँगा। गांधी अगले दिन, परसों मतलब सुबह 8 बजे आके ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं। जैसे ही गार्ड आता है उससे बोलते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट है 10 बजे का। 12 बज जाते हैं, गांधी को नहीं मिलने देते। अब गांधी को समझ में आ जाता है कि ये जानबूझकर मेरे को मिलने नहीं देना चाहते। तो होता क्या है कि एक गली जा रही थी और गली के मतलब एक साइड में से एक रास्ता जा रहा था, उस रास्ते के बगल में गवर्नर जनरल का ऑफिस था। गांधी कहते हैं तो मेरा नंबर कब तक आएगा? तो वो गार्ड बोलता है कि अभी टाइम लगेगा। मतलब वो जानबूझ के मना कर रहे थे, अभी टाइम लगेगा। तो ठीक है मैं चलता हूँ। तो गांधी अपना सामान था वो उठाते हैं और गली में निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही गली से बाहर निकल रहे होते हैं, गांधी ने गेम खेल दिया वहीं पर। गांधी गली में जाने की बजाय चुपचाप ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। गार्ड पीछे से रोकता रह जाता है, वो कहता है रुको रुको रुको, लेकिन तब तक गांधी अंदर। तो उस टाइम पर गेट खोल के गांधी अंदर, चैम्सफोर्ड अंदर बैठा बैठा सिगार पी रहा था। चैम्सफोर्ड ने कहा कौन हो आप? गांधी कहते हैं क्या बात है चैम्सफोर्ड साहब, अब तो आप पहचान भी नहीं रहे हैं, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ पर? अपॉइंटमेंट था तुम्हारा क्या? 3 दिन से लगा रखा है, मिलने नहीं दे रहे आप लोग। चल चल बोल क्या बात है, क्या बात है आज? बैठने की नहीं बोलोगे? हाँ बता बोल। गांधी को लग गया कि चैम्सफोर्ड मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे कोऑपरेट नहीं करेगा। फिर भी चैम्सफोर्ड पूछता है बोलो क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों मिलना चाहते थे? गांधी बोलते हैं चैम्सफोर्ड साहब ये क्या कर रखा है आपने? चैम्सफोर्ड साहब आपने रॉलेट एक्ट ले आए, आप लोग किसी के भी ऊपर डाउट हो जाता है आप उसे जेल में डाल देते हो, कोई जमानत नहीं होती, कोई वकील नहीं कर सकता, कब तक जेल में डालोगे ये भी कोई पता नहीं है। और तो और आपके डायर ने जलियांवाला बाग में लोगों को मौके भी नहीं दिए, निकलने का भी चांस नहीं दिया। एक गेट पर खोल खड़ा हो गया, एक गेट बंद कर दिया। कभी आपने सोचा वहां पर छोटी छोटी बच्चियां खड़ी थी, वो महिलाएं खड़ी थी जिनके पेट में 7-7 महीने के बच्चे थे, वो बुजुर्ग खड़े थे जो चल नहीं पाते थे ठीक से, आपने उनको मौके नहीं दिए, बिल्कुल मार दिया गोली से। आपने देखा कितने लोग मारे गए वहां पर। चैम्सफोर्ड ने साफ साफ बोला मुझे लेक्चर मत दे, तेरे को जो बोलना है साफ साफ और बोल, क्या चाहता है तू मुझसे? चैम्सफोर्ड साहब कुछ नहीं चाहता आपसे, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी। क्या है बोल? चैम्सफोर्ड साहब जनरल डायर से बोलो माफी मांग ले, पब्लिक से माफी मांग ले, और उसको जो भी सजा जेन्युइन बनती है कानून के हिसाब से वो सजा दिलवाई जाए। और दूसरी विनती है कि जो आपने रॉलेट एक्ट लगाया है उसे वापस कर लो, उसे वापस ले लो, और जितने भी रॉलेट एक्ट के बेस में लोग जेल में डाले हैं उन सबको रिहा कर दो। चैम्सफोर्ड बोला तू बोलता है और मैं कर दूंगा तेरा काम, है तो ये लगता है? चैम्सफोर्ड साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चाहे तो मैं आपके पैर पड़ सकता हूं, मैं भारतीयों के लिए कितना भी झुकने को तैयार हूं, आप रॉलेट एक्ट वापस ले लो प्लीज, और अगर ना लूं तो। चैम्सफोर्ड साहब आपको याद नहीं है 1915 में तुम लोग मेरे से मदद मांगने आए थे, तुम लोगों के पास आर्मी के लिए लड़ने के लिए जवान नहीं थे, मैंने आर्मी में भर्ती करवाई थी, याद है ना, या भूल गए? चल चल आगे बोल आगे बोल। आपको तब 1915 से लेकर आज 1919-20 चल रहा है,
आज 5 साल लगभग हो गए। मैंने 5 सालों तक आपको कोऑपरेट किया है, आपको याद है या नहीं? 5 सालों तक आपको मैं सहयोग करता आया हूं। कोऑपरेट गवर्नर जनरल साहब 5 सालों तक सहयोग किया है प्यार से आपको। मैं आपको आज से 1 महीने का टाइम देता हूं। रॉलेट एक्ट वापस ले लो, पहला। दूसरा, जनरल डायर से बोलो माफी मांग ले। अगर आपने माफी मांग ली तो आपको थैंक्स बोलने आऊंगा, यहां पर शुक्रिया अदा करने आऊंगा आपको। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर आपने इसे मुझे कोऑपरेट नहीं किया, मुझे सहयोग नहीं किया, तो मैं इंडिया में असहयोग आंदोलन छेड़ दूंगा, मैं आपको नॉन कोऑपरेट कर दूंगा। चैम्सफोर्ड ने कहा चल चल चल, तेरे जैसे बहुत आते हैं, निकल चल हट, चल जा, 1 महीने बाद जो करना कर लियो। गांधी वहां से निकल गए। 1 महीने तक गांधी ने इंतजार किया। 1 महीने तक चैम्सफोर्ड के द्वारा कोई भी पॉजिटिव कदम नहीं उठाया। तब जाकर गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा जिसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं, असहयोग आंदोलन कहते हैं। यहां से शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की। अब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में गांधी ने पहले ही लोगों को हिंट दे दी थी कि जो जो सरकारी जगह हैं उन सबका बहिष्कार किया जाए, जो जो सरकारी वस्तुएं हैं उन सबका बहिष्कार किया जाए, अंग्रेजी वस्तुएं उनका बहिष्कार किया जाए, और अंग्रेजी कार्यालय जितने भी हैं, जितने भी पंचायत के ऑफिस, नगर पालिकाओं के ऑफिस, कलेक्ट्रेट का ऑफिस, जो भी XYZ ऑफिस हैं, उन सबके बाहर धरना दो। शराब की दुकानों पर, स्कूल के ऊपर स्कूल बंद कर दो, विधानसभाएं बंद कर दो, सबके सब बंद कर दो, बहिष्कार कर दो इनको। और गांधी का ये असहयोग आंदोलन जोर शोर से पकड़ने लग गया। लेकिन यहीं एक गड़बड़ हो गई। जब कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई और जब असहयोग आंदोलन को लेकर विचार विमर्श चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन एक तरफ अपने ऊपर चरम सीमा पर चल रहा है, लेकिन गांधी के विरोध करने वाले भी खड़े हुए थे सामने। 2 व्यक्ति थे, उन्होंने कहा गांधी से, गांधी आप अच्छा नहीं कर रहे। गांधी ने कहा क्या हुआ मोतीलाल, गांधी ये सही नहीं कर रहे आप लोग। असहयोग आंदोलन तुमने किया, तुमने सब चीजें बंद कराई, तुमने सरकार के कार्यालय बंद कराए, तुमने शराब की दुकानें बंद कराई, यहां तक सही है, तुमने सारी चीजें बंद कराई गांधी, लेकिन 2 चीजें बंद नहीं करानी चाहिए थी। उन्होंने कहा क्या? स्कूल बंद नहीं कराने चाहिए थे। क्यों गांधी? अगर यह आंदोलन 2 साल चल गया, अगर यह आंदोलन 3 साल चल गया, तो मालूम है कि बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा। और गांधी तुमने विधानसभाएं क्यों बंद कराई? विधानसभाओं को बंद क्यों कराया? लेजिस्लेटिव असेंबली में तो काम होने देते। अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम थी तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ते और चुनाव लड़ने के बाद वहां रिप्रेजेंट करते और फिर अपनी मांग रखते ले जाकर। गांधी ये गलत कर रही हो तुम। अतः मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मना किया था गांधी से कि गांधी स्कूल और विधानसभाओं को बंद मत कराओ, प्लीज मत कराओ, लेकिन गांधी नहीं माने। अतः मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने साफ साफ कह दिया, जब हमारी मांगों को मानना ही नहीं है, जब हमारी बातों को मानना ही नहीं है, तो हम कांग्रेस में रह के क्या करेंगे। अतः इन दोनों ने कांग्रेस छोड़ दी और इन्होंने कांग्रेस छोड़कर एक दूसरी पार्टी बना ली जिसका नाम था स्वराज पार्टी या स्वराज दल। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे कैमरे के सामने पढ़ाना एक बहुत बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ बताने वाला नहीं होता कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कोशिश तो कर रहा हूँ आपको क्वालिटी देने की, लेकिन क्या करूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ ना कैमरे के सामने बोलने का, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, है ना। अब असहयोग आंदोलन चल रहा है। असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर चलता है, 1-1.5-2 साल बहुत अच्छा चलता है, जेन्युइन, मतलब मजा आ गया। लेकिन गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे। किसके? अहिंसा के पुजारी थे। अब इस वक्त क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के बीचों बीच में उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, देवरिया गोरखपुर, देख सुना होगा आप लोगों ने। उसकी एक जगह है चोरी चोरा। वहां पर भीड़ शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाल रही थी। तो एक बार दोबारा बोलता हूं, उत्तर प्रदेश का देवरिया और गोरखपुर वाला इलाका सुना होगा, वहां पर एक चोरी चोरा नाम का स्थान है। उस चोरी चोरा नामक स्थान पर कुछ लोग जो थे वो जुलूस निकाल रहे थे, मसाल लेकर, मसाल थी और उसमें आग लगी हुई थी, और वो आवाज लगा रहे थे कि अंग्रेज मुर्दाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद। महात्मा गांधी और इंडियंस के नाम लेके बोले थे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सामने क्या हुआ, अब समझना घटना कैसी है। वो भीड़ जो थी 40-50 लोगों की थी, 70, धीरे धीरे बढ़ रहे थे वो लोग। आगे क्या था, थाना था और धारा 144 लगी हुई थी, सेक्शन 144 लगा हुआ था। सामने थाना था, थाने वालों ने पहले ही भीड़ को रोकने की कोशिश की। भीड़ से कहा आगे जाना नहीं है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो भीड़ ने कहा हम शांतिपूर्वक भाई साहब जा रहे हैं, हम तो अपने यहाँ से रास्ते से निकल आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भीड़, पुलिस वालों ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, आगे जाना मना है, थाने के सामने से नहीं निकल सकते। तो हुआ क्या, इसी वक्त एक वहां मजिस्ट्रेट था, SDM था, उसमें पता नहीं क्या था, वो अंग्रेज था, दिमाग का इस्तेमाल किया नहीं। भीड़ ने कहा कि जाएंगे निकलेंगे, तो लेकिन उसने क्या हुआ, उसने साफ साफ बोल दिया कि लाठीचार्ज कर लो, भगाओ इनके पीछे।
लाठीचार्ज। तो पुलिस वाले सुनते तो है नहीं, पुलिस वालों ने लाठी उठाई और मारना शुरू कर दिया भीड़ों के पैर में, भीड़ के पैर में। अब जब भीड़ के पैर में मारी तो लोगों ने 2-3 तक तो बर्दाश्त कर ली, अब जब ज़्यादा फड़ेंगे तो कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई। तो भीड़ थी, भीड़ में से किसी एक ने बोल दिया उठाओ मारो पत्थर, तो पास में जो पत्थर उठाते वो पुलिस वालों को मारने लग गए। अब पुलिस वाले 5, 6, 7, 8 थे, तो पुलिस वालों के पास जब पत्थर पड़ रहे हैं सिर में, तो पुलिस वालों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और पुलिस वाले सामने भागने की कोशिश करें। सामने ही थाना था, पुलिस वालों ने सोचा कि थाने के अंदर घुस जाते हैं, अंदर से भीड़ पागल हो गई है क्योंकि 100-150 लोग हो चुके हैं अभी, और 100-150 लोग मारेंगे। तो पुलिस वालों ने अंदर थाने में चले गए, थाने का अंदर से गेट बंद कर लिया। अब भीड़ तो भीड़ है, भीड़ बाहर से खटखटा रही है, लेकिन पुलिस वाले खोल नहीं रहे। तभी उनमें से एक शरारती तत्व तो होगा, उसने बोल दिया लगा दो आग। तो सामने केरोसिन का कारखाना था, केरोसिन मिट्टी के तेल का, वहाँ से मिट्टी के कैन की 2-3 कैनें उठाई और खिड़की दरवाजा और पूरे थाने में डाल दिया और उसमें आग लगा दी। पूरा का पूरा थाना स्वाह। और बाहर भीड़ खड़ी हुई है पत्थर लेकर कि पुलिस वाले निकलेंगे तो पत्थर से मारेंगे। पूरा का पूरा थाना ही जल के राख हो गया, जिंदा लोग उसमें लाश बन गए, राख बन गई। ये घटना उड़ते उड़ते क्या कब तक छुपेगी, पहुंची गांधी के पास। गांधी का एक सिद्धांत था, क्या गांधी का सिद्धांत था? संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल रेस्ट स्ट्रगल। मतलब संघर्ष करो फिर रेस्ट करो, संघर्ष करो फिर रेस्ट करो और फिर संघर्ष करो। गांधी ने कहा ये सारे के सारे लोग असहयोग आंदोलन में 1.5-2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अब ये थक चुके हैं, इसीलिए इन्होंने हिंसा वायलेंट एक्टिविटी कर दी है। सिद्धांत समझना, संघर्ष करो, संघर्ष कर रहे हैं 1.5 साल से और अब ये थक गए हैं इसलिए विराम चाहते हैं, विराम दे दीजिए इनको और फिर दोबारा संघर्ष करेंगे। तक गांधी ने असहयोग आंदोलन विराम करने के लिए वापस ले लिया। बस यहाँ गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। इधर कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस तथा अन्य ने गांधी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। गांधी गलत तुम्हारा काम है ये। गांधी ने पूछा क्या हुआ सुभाष, मैंने ऐसा क्या कर दिया? गांधी जब पिछले 1.5-2 साल से लोग असहयोग आंदोलन में भागीदारी दे रहे थे, जब अच्छे खासा जब आंदोलन सक्सेस होने वाला है, सफल होने वाला है, तब तुमने वापस ले लिया, ये क्या मतलब है? तो गांधी ने समझाया सुभाष मैं क्या करता सुभाष, लोग हिंसा पर उतर आए थे, देखा नहीं गोरखपुर के देवरिया में चोरी चोरा में क्या हुआ सुभाष, लोगों ने हिंसा पर उतर आए, लोग थक चुके थे, असहयोग आंदोलन वापस लेना मेरी मजबूरी थी। तो सुभाष ने बोला गांधी ये कौन सा तरीका है? अरे आग कश्मीर में लगी है और सजा कन्याकुमारी को दे रहे हो। अरे आंदोलन वापस लेना था तो केवल एक जगह पर वापस ले लेते, पूरे भारत में वापस लेने की क्या जरूरत थी? अतः इस वक्त गांधी को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई और गांधी इमोशनल होकर कांग्रेस से थोड़ा सा बाहर निकल गए। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, अब गड़बड़ होती है। इसी बीच 1919 में, इसी बीच 1919 में अंग्रेजों ने, तो इसी बीच सब कुछ सही चल रहा था, इधर असहयोग आंदोलन खत्म होता है, लेकिन 1919 में सरकार एक कानून लेकर आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस कानून को नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों था? कि चेम्सफोर्ड जो था वो इस टाइम का गवर्नर जनरल था और मॉन्टेग्यू जो था वो इस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सॉरी, जो मैंने उस दिन बताया था आपको लास्ट वाली क्लास में, ठीक है। इस कानून के अंदर बहुत सारी बातें थी, लेकिन कुछ चीजें थी जो बहुत जेन्युइन थी। क्या? पहला समझना, इसमें यह लिखा हुआ था कि मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन इन तीनों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन। 1909 के अधिनियम में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को था और 1919 के अधिनियम में यह सिख और क्रिश्चियन पर भी विस्तारित कर दिया गया। नेक्स्ट, साथ ही इसी अधिनियम के अंदर एक पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की बात की गई थी कि लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी अधिनियम के माध्यम से राज्य, स्टेट में या जो ऐसे समझ ले प्रोविंस जो थे, प्रांत जो थे, उनमें द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन का मतलब है कि कुछ काम ऐसे होंगे जो राज्यपाल, गवर्नर अपनी मर्जी से करेगा और कुछ काम ऐसे होंगे जो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और मुख्यमंत्री जो होगा जो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, मतलब जो आज जैसा सिस्टम है। तो डायर की ये दो पार्ट में जुड़ी हुई थी, ठीक है। दोबारा समझ रहे, डायर की समझ नहीं आया तो, कि गवर्नर जो होगा राज्य का राज्यपाल, वो कुछ काम अपनी मर्जी से करेगा
और कुछ काम सीएम की सिफारिश पर करेगा, और जो सीएम है वो जनता के द्वारा निर्वाचित है। ठीक है। साथ ही इसमें एक और पॉइंट था कि इस अधिनियम, जो ये 1919 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम का रिव्यू 10 साल बाद फिर दोबारा होगा, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस अधिनियम में कुछ अब चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं। अब क्या होता है, अब 1919 के अधिनियम का रिव्यू होगा कितने साल बाद? 10 साल बाद। अर्थात कब होना है? 1929 में रिव्यू, 1929 में। अब यहीं से जो आगे की कहानी है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगा कि क्यों साइमन कमीशन बनाया, क्यों गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट छेड़ा, और क्यों गांधी और अंबेडकर के बीच एक प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, तब दोनों में एक तनाव पैदा हुआ, और क्यों गांधी इरविन पैक्ट कराया जाएगा। इसके आगे की कहानी अब अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं आपको, मैं धीरे धीरे ले चल रहा हूं, आधे आधे घंटे के एपिसोड बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए और आप उतना पार्ट पढ़ लें बुक से। ठीक है। और उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई असुविधा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो कमेंट के माध्यम से बताना, और अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो भी बताना कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, सही नहीं पढ़ा पाते हो, आप जो भी है। ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, और दूसरों को भी बताइएगा कि वो इसको देखें ताकि उनको भी लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग करने का मौका मिले। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए